तो आज हम जिस दुनिया में उतरने वाले हैं ना, वो है विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास नौकर की कमीज की दुनिया। हाँ। ये कहानी है तो एक साधारण से क्लर्क संतू बाबू की, पर हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा मिशन है इस उपन्यास की एक एक परत को खोलना और ये समझना कि कैसे रोजमर्रा की मामूली चीजें भी असल में एक बहुत बड़े घुटन भरे सिस्टम का हिस्सा होती हैं। बिल्कुल, और ये उपन्यास इसीलिए तो खास है। ये किसी बड़े विद्रोह या क्रांति की कहानी नहीं है। नहीं। ये उस खामोशी की कहानी है जिसके साथ हम शोषण को स्वीकार कर लेते हैं। शुक्ल जी का कमाल यही है। वो अपनी लेखनी से, जिसे जादुई यथार्थवाद कहते हैं, रोजमर्रा की बोरियत में छिपी हिंसा को दिखाते हैं। और उनकी भाषा इतनी सहज होती है कि सबसे अजीब बात भी बिल्कुल सामान्य लगती है। हाँ, और यही उसकी सबसे खतरनाक खूबी है। तो चलिए इसी सहजता में छिपे खतरे को समझने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है संतू बाबू के घर से। हाँ, उपन्यास का पहला हिस्सा उनके घर के अंदर की घुटन को बहुत बारीकी से दिखाता है। ऐसा लगता है जैसे वो एक अदृश्य पिंजरे में कैद है। हाँ, और उस पिंजरे की दीवारें बनी हैं बहुत मामूली चीजों से। पत्नी का बाल्टी में पानी भरना, माँ का चावल पछोड़ना। छोटी छोटी बातें। बिल्कुल। संतू बाबू छुट्टी के दिन भी घर से बाहर निकलने की सोचते हैं, पर उन्हें समझ नहीं आता कि जाएं कहाँ। हर रास्ता वापस उसी घर को लौटता है। हाँ, ये एक मनोवैज्ञानिक कैद है। उनकी दुनिया इतनी छोटी और सीमित है कि उसमें कुछ असाधारण होता ही नहीं। और शायद इसीलिए वो अपने अंदर ही एक त्रासदी खोजते रहते हैं। हाँ, वो जो सुबह उठकर अपने बलगम में खून देखते हैं और उन्हें लगता है कि बस कोई बड़ी बीमारी हो गई है, शायद टीबी। वो इस ख्याल में लगभग डूब जाते हैं, एक अजीब सा रोमांच महसूस करते हैं। और फिर पता चलता है कि वो खून नहीं, रात में खाए पान का टुकड़ा था। हाँ हाँ, ये बहुत ही मजेदार लेकिन गहरा क्षण है। ये दिखाता है कि संतू बाबू की जिंदगी इतनी सपाट है, इतनी खाली है कि वो अपनी तकलीफ में भी एक कहानी खोजना चाहते हैं। एक महत्व। हाँ, एक महत्व। और उनकी माँ और पत्नी का इस पर मुस्कुरा देना, वो इस बात को और पुख्ता करता है कि उनकी ये त्रासदी भी कितनी छोटी और बेमानी है। ये खालीपन उनकी बातचीत में भी झलकता है। वो अपनी पत्नी से कहते हैं, जब भी मैं घर लौटता हूँ तुम पानी की बाल्टी लिए ही दिखती हो। बिल्कुल, ये एक शिकायत जैसी लगती है, पर असल में ये उनकी अपनी जिंदगी की एक रास्ता पर एक चीख है। उन्हें लगता है कि कुछ भी नहीं बदल रहा। ना उनके लिए, ना उनकी पत्नी के लिए। घर की ये दुनिया एक पृष्ठभूमि तैयार करती है ये समझने के लिए कि संतू बाबू अपने दफ्तर में होने वाले अपमान को इतनी आसानी से क्यों सह जाते हैं। अच्छा। जब आपकी अपनी जिंदगी में कोई हीरोइज्म की गुंजाइश ना हो, तो आप बाहर के दबावों के सामने और भी कमजोर पड़ जाते हैं। तो चलिए अब घर के इस पिंजरे से निकलकर दफ्तर की दुनिया में चलते हैं, जहां इस कहानी का सबसे अजीब और केंद्रीय प्रतीक हमारा इंतजार कर रहा है। हाँ, वो नौकर की कमीज। साहब को एक नौकर चाहिए, लेकिन उनकी शर्त बहुत ही अजीब है। ये उपन्यास का सबसे बेतुका और सबसे शानदार हिस्सा है। साहब को एक ऐसा नौकर नहीं चाहिए जो काम करे। तो फिर कैसा नौकर चाहिए? एक ऐसा नौकर जो पहले से सिली हुई एक कमीज में फिट हो जाए। क्या? हाँ, यहाँ पर इंसान की योग्यता, उसकी जरूरत या उसकी पहचान कोई मायने नहीं रखती। मायने रखती है तो बस वो कमीज। बिल्कुल, वो पहले से तय किया हुआ ढांचा। मतलब आदमी के नाप की कमीज नहीं, कमीज के नाप का आदमी चाहिए। ये तो पूरी व्यवस्था पर ही एक कटाक्ष है। बिल्कुल है। सिस्टम को आपकी व्यक्तिगत खूबियों से मतलब नहीं, उसे बस ऐसे लोग चाहिए जो उसके बनाए हुए खांचे में चुपचाप फिट हो जाएं। और शुक्ल जी इसे इतने सीधे साधे ढंग से बताते हैं जैसे ये दुनिया की सबसे सामान्य बात हो। हाँ। साहब का तर्क है कि एक आदर्श नौकर के नाप की कमीज बनवा ली दें, अब बाकियों को खुद को उसके मुताबिक ढालना होगा। ये तो हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी नौकरियों, सब पर एक टिप्पणी है। एक जबरदस्त टिप्पणी है। हम सब पर कहीं न कहीं एक कमीज फिट करने की कोशिश की जाती है। इस कमीज से जुड़े पिछले नौकरों के किस्से भी बड़े अजीब हैं। एक नौकर तो सिर्फ इसलिए भाग गया क्योंकि साहब ने उसे कमीज गंदी करने पर डांट दिया था। हाँ, और वो भागा भी तो कैसे? रात के अंधेरे में। लेकिन कमीज को धोकर, सुखा के और तह लगाकर छोड़ गया। सोचिए, उस आदमी के मन में उस कमीज का यानी साहब के अधिकार का कितना खौफ बैठ गया था कि भागते हुए भी वो अपनी ड्यूटी पूरी करके गया। अरे बाप रे। उस कमीज ने उसे इंसान से नौकर में बदल दिया था। और दूसरा नौकर जो कोने में खड़े खड़े सो जाता था। वो कहानी और भी मार्मिक है। वो लड़का काम तो ठीक करता था, लेकिन जैसे ही काम खत्म होता वो सो जाता था। वो किसी मूर्ति की तरह कोने में खड़ा होकर सो जाता था। साहब को ये डरावना लगता था। आत्मा का विद्रोह करने का एक निष्क्रिय तरीका था।
वो सिस्टम में रहते हुए भी उससे कट जाना चाहता था। अदृश्य हो जाना चाहता था। बिल्कुल। लेकिन साहब को ऐसा नौकर भी मंजूर नहीं था। उसे भी निकाल दिया गया, क्योंकि कमीज तो उसे ढीली थी ही। तो अब ये कमीज दफ्तर में एक प्रतीक बन जाती है, एक ऐसी चीज जिससे सब डरते हैं। हाँ, वो कमीज अब सिर्फ एक कपड़ा नहीं रही, वो साहब की ताकत का, उनके अपमान करने की क्षमता का और कर्मचारियों की लाचारी का प्रतीक बन गई है। वो एक खाली कुर्सी पर टंगी रहती है, लेकिन उसकी मौजूदगी सबसे ज्यादा महसूस होती है। एक बिन बोला खतरा है, जो बताता है कि तुम्हारी नौकरी और तुम्हारी इज्जत दोनों ही साहब की मर्जी पर टिकी हैं। और फिर एक दिन वही होता है जिसका सबको डर था। साहब बड़े बाबू को आदेश देते हैं कि संतू बाबू को वो कमीज पहनाई जाए। ये कहानी का एक बहुत ही तनावपूर्ण मोड़ है। ये सिर्फ तनावपूर्ण नहीं, ये बेहद अपमानजनक क्षण है। और दिलचस्प बात सिर्फ साहब का आदेश नहीं है, नहीं, बल्कि उस आदेश को पूरा करने वालों की भूमिका है। बड़े बाबू और चपरासी मंघू, जो खुद उसी सिस्टम का हिस्सा है। हाँ, वो संतू बाबू पर जबरदस्ती करते हैं। ये एक बहुत जरूरी नुक्ता है। अक्सर उत्पीड़न करने वाला सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता, पूरी व्यवस्था होती है। सही बात है। यहाँ बड़े बाबू खुद साहब से डरते हैं, बिल्कुल। लेकिन अपना डर और अपनी नौकरी बचाने के लिए वो अपने ही जैसे एक और कर्मचारी का अपमान करने को तैयार हो जाते हैं। उत्पीड़न ऐसे ही काम करता है, वो अपने शिकारों को ही एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करता है। बिल्कुल। संतू बाबू के मना करने पर बड़े बाबू और मंघू उसे पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती वो कमीज पहनाते हैं। ये तो एक शारीरिक हमला है। हाँ, ये उससे ये बताने का तरीका है कि तुम्हारे शरीर पर, तुम्हारी इच्छा पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। उस एक पल में संतू बाबू को क्लर्क से नौकर बना दिया जाता है। बिल्कुल। और साहब का उस पर रद्द अमल। वाह, वाह, अच्छे लगते हो। ये तो अपमान पर नमक छिड़कने जैसा है। ये सिर्फ नमक छिड़कना नहीं है, ये ताकत का सबसे क्रूर प्रदर्शन है। साहब ये कहकर चले जाते हैं जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा मजाक किया हो। उनके लिए संतू बाबू का अपमान एक मनोरंजन है। हाँ, ये दिखाता है कि शक्ति कैसे इंसान को दूसरों के दर्द के प्रति संवेदनहीन बना देती है। संतू बाबू के लिए जो जीवन भर का जख्म है, वो साहब के लिए एक गुजरता हुआ लम्हा है। इस घटना के बाद संतू बाबू के अंदर कुछ तो टूटता है। वो उस अपमान के घूंट को पी जाते हैं। लेकिन उनके अंदर एक विद्रोह भी जन्म लेता है। हाँ, वो अपने दो सहकर्मियों देवामन बाबू और गोराहा बाबू के साथ मिलकर उस कमीज को फाड़ देते हैं। हाँ, वो तीनों उस कमीज को वॉलीबॉल के मैदान में ले जाते हैं और उसे नोचकर, फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। वाह, ये एक बहुत शक्तिशाली प्रतीकात्मक कार्य है। बिल्कुल, वो उस अपमान के प्रतीक को नष्ट कर रहे हैं। ये उनकी दबी हुई नफरत और गुस्से का विस्फोट है। एक पल के लिए उन्हें लगता है कि उन्होंने बदला ले लिया। हाँ, उन्होंने कुछ हासिल कर लिया। लेकिन क्या इससे हकीकत में कुछ बदलता है? क्या ये विद्रोह काफी है? यहीं पर ये उपन्यास अपनी सबसे गहरी और दुखद सच्चाई बयान करता है। नहीं, कुछ नहीं बदलता। कुछ भी नहीं। कमीज को फाड़ना एक क्षणिक कथासिस है, मन का गुबार निकालने का एक जरिया। लेकिन सिस्टम जस का तस बना रहता है। अगले दिन वो सब फिर से उसी दफ्तर में, उसी साहब के नीचे काम करने जाएंगे। और यहीं पर शुक्ल जी की वो मशहूर पंक्ति आती है जो इस उपन्यास का सार है। एक बारगी कोई गर्दन काटने के लिए आए तो जी जान से लड़ाई होती, इसलिए एकदम से गर्दन काटने कोई नहीं आता। पीढ़ियों से गर्दन धीरे धीरे कटती है। कितनी भयानक और कितनी सच्ची बात है। उपन्यास यही कहता है कि शोषण इतना बड़ा और नाटकीय नहीं होता है कि आप उसके खिलाफ तलवार लेकर खड़े हो जाएं। वो इतना मामूली और रोजमर्रा का होता है। और इतना धीरे धीरे होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी गर्दन कट रही है। आपको उसकी आदत हो जाती है। संतू बाबू का विद्रोह एक चीख की तरह है, लेकिन व्यवस्था इतनी बड़ी और बहरी है कि उस तक वो आवाज पहुंचती ही नहीं। और कहानी का अंत भी इसी धीमी गति से कटती गर्दन का एहसास कराता है। हाँ, कहानी में एक समानांतर ट्रैक संतू बाबू की पत्नी का भी चलता है। बिल्कुल। उनके मकान मालिक जो एक डॉक्टर हैं, उनके घर पर भी उनकी पत्नी को मदद के लिए बुलाया जाने लगता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहानी सिर्फ संतू बाबू की नहीं है। नहीं, उनकी पत्नी जो घर की चारदीवारी में है, वो भी एक अदृश्य नौकर की कमीज पहन रही है। पहले उसे छोटे मोटे कामों के लिए बुलाया जाता है। हाँ, फिर धीरे धीरे ये एक उम्मीद बन जाती है कि वो डॉक्टर के घर के कामों में हाथ बटाएगी। वो बिना पगार की एक नौकरानी की भूमिका में आ जाती है। तो मतलब पति और पत्नी दोनों अपनी अपनी जगहों पर एक ही तरह की व्यवस्था में फंसे हुए हैं। बिल्कुल। एक दफ्तर में और एक घर में। दोनों की पहचान धीरे धीरे मिटाई जा रही है और उन्हें एक ऐसी भूमिका में ढाला जा रहा है जो उनकी अपनी नहीं है। तो ये उपन्यास एक व्यक्ति की कहानी से कहीं ज्यादा है।
यह एक ऐसी सामाजिक संरचना का विश्लेषण है जो हर किसी को उसकी जगह दिखाती है, उसे एक खास कमीज में फिट करती है। चाहे वो पुरुष हो या महिला, चाहे वो दफ्तर हो या घर। हाँ, यह कहानी इस बारे में है कि कैसे हमारी आत्मा का, हमारी स्वतंत्रता का हनन इतनी खामोशी से होता है कि हमें लड़ने का मौका तक नहीं मिलता। हम बस उस अपमान के साथ जीना सीख जाते हैं। तो अंत में नौकर की कमीज हमें किसी समाधान पर नहीं पहुंचाती। ये हमें एक असहज करने वाली सच्चाई के सामने लाकर खड़ा कर देती है। हाँ, और यही महान साहित्य का काम है। वो जवाब नहीं देता, वो सही सवाल पूछता है। यह उपन्यास हमें अपने आसपास देखने पर मजबूर करता है। यह हमें उन छोटी छोटी घटनाओं को पहचानने में मदद करता है जहां हमारी या किसी और की गर्दन धीरे धीरे काटी जा रही है। यह हमें उन कमीजों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो शायद हम खुद भी अनजाने में पहने हुए हैं। बिल्कुल, यह चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे और जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। क्या सवाल? अगर व्यवस्था हमारी गर्दन इतनी धीरे धीरे काट रही है कि हमें महसूस भी नहीं हो रहा, तो क्या हम भी संतू बाबू की तरह पान के टुकड़े को खून समझकर अपनी ही छोटी छोटी त्रासदियों में उलझे हुए हैं और असली खतरे को देख ही नहीं पा रहे? ये सोचने वाली बात है। क्या हमारी अपनी जिंदगी की छोटी-मोटी परेशानियां हमें उस बड़े खेल को देखने से रोक रही हैं, जिसमें हम सब सिर्फ एक मोहरे हैं? जिन्हें एक पहले से बनी बनाई कमीज में फिट होना है। इस उपन्यास को पढ़ने के बाद यह सवाल मन में गूंजता रहता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और ऐसे ही क्लासिक कहानियों, रोमांचक किस्सों और कभी न भूलने वाली दास्तानों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द ही एक नई कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें।